हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट के एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 से मैंने शुरुआत की है, आप लोगों को पता ही है। तो 2011 वाला पेपर करवा चुकी हूँ, 2012 वाला पेपर करवा चुकी हूँ, 2015 वाला पेपर करवा चुकी हूँ, 2017 वाला पेपर भी करवा चुकी हूँ, 2021 वाला पेपर भी करवा चुकी हूँ और 2022 में 2 दिन एग्जाम हुए हैं, 23 जुलाई और 24 जुलाई। तो 23 जुलाई वाला पेपर मैं कल की वीडियो में करवा चुकी हूँ। 24 जुलाई को 2 पेपर हुए हैं। तो 24 जुलाई वाला पेपर है ये, लेकिन ये पहला पेपर है। इसके बाद एक पेपर और है एसएसटी का, तो कल के वीडियो में मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगी। फिर एसएसटी के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मेघस्तनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? पहला विकल्प है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8 और चौथा है 10। तो मौर्य काल के बारे में आपको पढ़ के जाना है, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, क्योंकि मौर्य काल से प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि मेघस्तनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है। तो मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के यूनानी राजदूत थे। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है, इंडिका। और उसी पुस्तक में इन्होंने सैन्य गतिविधि के समन्वय के लिए 6 उप समितियों के साथ एक समिति का उल्लेख किया है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, 6। इनकी पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, इंडिका। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये भी याद रखना है। सेल्यूकस निकेटर के यूनानी राजदूत थे ये। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? पहला विकल्प है वेलन वगाई, दूसरा है साला भोग, तीसरा है देवदान और चौथा है अग्रहार। तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे कहा जाता था अग्रहार। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो अग्रहार जो है प्राचीन भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था, जिसका उपयोग राजाओं या धनी संरक्षकों द्वारा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि के लिए किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? पहला विकल्प है मदुरै, दूसरा विकल्प है अमरावती, तीसरा है भरूच और चौथा है एहोल। तो चालुक्यों की राजधानी थी एहोल। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो भारत के कर्नाटक राज्य में एहोल को भारतीय वास्तुकला का पालना कहा जाता है। तो ये कर्नाटक में है, ये भी याद रखिएगा। और यह चालुक्यों की पहली राजधानी थी, जहां उन्होंने 6वीं शताब्दी में कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा विकल्प है इल्तुतमिश, तीसरा विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो ये अजमेर में है, ये भी याद रखिएगा। और इस दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पोलज परती चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित हैं? पहला विकल्प है मौर्य काल, दूसरा है गुप्त, तीसरा है सल्तनत और चौथा है मुगल। तो पोलज परती चाचर व बंजर भूमि के प्रकार संबंधित हैं मुगल काल से। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो मुगल काल के दौरान भूमि को 4 श्रेणियों में बांटा गया, और ये 4 श्रेणियों के नाम लिखे हुए हैं।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? पहला विकल्प है नस्तलिक, दूसरा है कुफिक, तीसरा है मंजिलावादी और चौथा है हेरात। तो अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली थी नस्तलिक। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो नस्तलिक लेखन या सुलेख की कला थी। अकबर को यह शैली बहुत पसंद आई क्योंकि यह लंबे क्षैतिज स्ट्रोक के साथ एक तरल शैली है। और कश्मीर के मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार में नस्तलिक शैली के उत्तम सुलेखकारों में से एक थे। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द रिलीज ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? पहला विकल्प है मार्शल, दूसरा है मिस व्हीलर, तीसरा है थॉमस जोन्स वारकर और चौथा है जोसफ। तो द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र बनाया था थॉमस जोन्स वारकर ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पहला विकल्प है दयानंद सरस्वती, दूसरा विकल्प है स्वामी विवेकानंद, तीसरा विकल्प है ज्योतिराव फूले और चौथा विकल्प है राजा राम मोहन राय। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिराव फूले। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो गुलामगिरी अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है। इसे पहली पुस्तक माना जाता है जिसमें जाति व्यवस्था के बारे में बात की गई थी और उस समय के दौरान कुछ जातियों का शोषण कैसे किया गया था ये भी इस पुस्तक में बताया गया है। यह 1873 में लिखी गई। यह संवाद के रूप में लिखी गई थी और ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक अमेरिकी गुलामों को समर्पित की है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है। और ज्योतिराव फूले के बारे में क्या याद रखना है कि ज्योतिराव फूले एक सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे और इनका जन्म 1827 में हुआ था और जाति व्यवस्था के खिलाफ लिखने वाले ये पहले लेखक थे। तो ये भी याद रखिएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी पूछा जा सकता है तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा है 9 और चौथा है 11। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसमें लिखा है कि परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया है 11वीं अनुसूची में। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। तो ये भी याद रखिए। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। जो अनुसूची चौथी है इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। यानी कि जो 9वीं अनुसूची है ये भूमि सुधारों से संबंधित है और राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है और 12 अनुसूचियां हैं ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? पहला विकल्प है उच्चतम न्यायालय को, दूसरा है मात्र लोकसभा को, तीसरा है मात्र राज्यसभा को और चौथा है संसद को। तो भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 1 जनवरी, दूसरा है 10 अगस्त, तीसरा है 9 नवंबर और चौथा है 10 दिसंबर। तो विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रारंभ की स्मृति में मनाया जाता है।
ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताएं। पहला लिखा है बंधुता, समता, स्वतंत्रता, न्याय। तीसरा है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता। तीसरा है स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता। और चौथा है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम पूछा गया है, तो इसमें डी विकल्प सही है। पहले न्याय लिखा है, फिर स्वतंत्रता, फिर समता, फिर बंधुता। और भारत की जो संविधान की उद्देशिका है उससे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कौन कौन से शब्द दिए गए हैं और किस क्रम में दिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉस्को कब लागू किया गया? ये प्रश्न इसके पहले भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है 2008, दूसरा है 2010, तीसरा है 2011 और चौथा है 2012। तो भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 2012। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 का में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? पहला विकल्प है करों का भुगतान करें, दूसरा है देश की रक्षा करें, तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद 51 का में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो करों का भुगतान करें, ये 51 का में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? पहला विकल्प है 81, दूसरा है 91, तीसरा है 101 और चौथा है 102। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो वह है 91वें संविधान संशोधन। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो प्रश्न है ये 23 जुलाई वाले पेपर में भी पूछा गया है, यानी जो कल वीडियो आया था उसमें भी ये प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वीप संबंधित है। पहला विकल्प है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, दूसरा है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, तीसरा है शहरी स्वच्छता कार्यक्रम और चौथा है भ्रष्टाचार नियंत्रण कार्यक्रम। तो स्वीप जो है यह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो स्वीप व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम है। यह भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? पहला विकल्प है मौलिक, दूसरा है अपीली, तीसरा है सलाहकारी और चौथा है रिट। तो दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल हैं कौन कौन से क्षेत्राधिकार शामिल हैं? मौलिक क्षेत्राधिकार, अपील क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार। और रिट क्या है? तो रिट जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? पहला विकल्प है A.K. गोपालन, दूसरा है केशवानंद भारती, तीसरा है S.R. बोम्मई और चौथा है गोलकनाथ। तो मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने केशवानंद भारती वाद में प्रतिपादित किया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
तो केशवानंद भारती मामले में 24 अप्रैल 1973 को भारतीय न्यायपालिका द्वारा मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो आपको सन भी याद रखना है, 1973। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। दूसरा है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। तीसरा है शनि एक आंतरिक ग्रह है। और चौथा है बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, आपको क्रम भी याद रखना है। सूर्य के सबसे निकट है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अब इसमें पूछा गया है कि जो कथन असत्य है वह बताना है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये सत्य है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये भी सही है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है, ये भी सही है। लेकिन शनि आंतरिक ग्रह है, ये गलत है, क्योंकि शनि एक बाह्य ग्रह है, ये आंतरिक ग्रह नहीं है। तो यही असत्य है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सी विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जब 0 अंश देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 अंश पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? पहला विकल्प है प्रातः 11, दूसरा है रात्रि 11, तीसरा है प्रातः 10:15 और चौथा है प्रातः 9:45। अब जो 15 अंश है, यानी कि जो 15 अंश देशांतर का अंतर स्थानीय समय में 1 घंटे के अंतर से मेल खाता है। तो जब 0 अंश देशांतर पर सुबह के 11 बज रहे हैं और 15 अंश 1 घंटे के स्थानीय अंतर से मेल खाता है, तो प्रातः के 11 बज रहे होंगे 15 अंश पूर्वी देशांतर पर। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है कहलाता है। पहला है उद्गम केंद्र, दूसरा है आदि केंद्र, तीसरा है निकास और चौथा है क्रेटर। तो सबसे पहले भूकंपन क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो भूकंप पृथ्वी की सतह का हिलना है, जो पृथ्वी के भूपर्पटी में अचानक आंतरिक ऊर्जा के बाहर निकलने के परिणाम स्वरूप होता है, जो भूकंपी तरंगे पैदा करता है। अब पूछा गया है कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है, तो वह कहलाता है उद्गम केंद्र। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। आदि केंद्र क्या है? तो आदि केंद्र जो है वह बिंदु होता है जहां से भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, तो वह होता है आदि केंद्र। निकास या वेंट क्या है? तो निकास या वेंट एक मार्ग है जिसके माध्यम से मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है। और क्रेटर क्या है? तो क्रेटर ज्वालामुखी का वृत्ताकार गर्त है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है। पहला विकल्प है अंतर्जनित बल, दूसरा है बहिर्जनित बल, तीसरा है अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल और चौथा है सौरमंडल बल। तो भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण पूछा गया है। तो अंतर्जनित बल भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति का उत्पादन करते हैं। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बलों को बहिर्जात बल कहते हैं, तो ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? पहला विकल्प है आर्कटिक महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर और चौथा है हिंद महासागर। तो अगुलहास धारा प्रवाहित होती है हिंद महासागर में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगुलहास धारा सतही महासागरीय धारा है जो दक्षिणी हिंद महासागर की पश्चिमी सीमा धारा बनाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? पहला विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा विकल्प है सर जॉन मार्शल, तीसरा विकल्प है अलेक्जेंडर कनिंघम और चौथा है विलियम बेंटिक।
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी और इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और यही पहले जनरल थे। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प है, पहले कथन लिखे हुए हैं फिर विकल्प दिए हैं। पहला लिखा है यह सुत्त पिटक का हिस्सा है। दूसरा लिखा है इसमें भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। तीसरा है यह विनय विनय पिटक का हिस्सा है। और चौथा है इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो थेरी गाथा के संबंध में जो कथन सत्य है वह बताने हैं। तो थेरी गाथा क्या है पहले आप ये जान लीजिए। तो थेरी गाथा जिसे अक्सर वर्सेज ऑफ द एल्डर नन के रूप में अनुवादित किया जाता है, एक बौद्ध पाठ है जो शुरुआती प्रबुद्ध महिलाओं जो बड़ी नन थीं की छोटी कविताओं का संग्रह है। कविताएं जो हैं 300 साल की अवधि की हैं, जिनमें कुछ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में दिनांकित हैं। अब इसमें जो कथन सत्य हैं वह बताने हैं। तो पहला सही है, यह सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, ये भी सही है। और इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, ये भी सही है। लेकिन ये विनय पिटक का हिस्सा नहीं है, तो तीसरा इसमें गलत है। पहला, दूसरा, चौथा सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? पहला विकल्प है लिच्छवी, दूसरा विकल्प है हर्यक, तीसरा है शाक और चौथा है सातवाहन। तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम तिरसला था। अब ये किस वंश से संबंधित थे ये पूछा गया है, तो इस प्रश्न के चारों ही विकल्प गलत हैं, क्योंकि महावीर स्वामी का संबंध था जैनित्रिका वंश से। तो आपको याद रखना है जैनत्रिका। तो ये जो प्रश्न है इसके चारों विकल्प गलत थे, तो इसका नंबर सभी को दिया गया होगा। तो इनका संबंध था महावीर स्वामी का जैनत्रिका वंश से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? पहला विकल्प है खेती की उपज अच्छा होना, दूसरा है लोहे की खदानें होना, तीसरा है जंगली हाथी का उपलब्ध होना और चौथा है ये सभी। तो 16 महाजनपदों में मगध प्रथम था क्योंकि यहाँ पर खेती की उपज भी अच्छी थी, लोहे की खदानें भी थी और जंगली हाथी भी उपलब्ध थे। तो ये सभी यानी कि डी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है हरियाणा और चौथा है कश्मीर। तो लोथल नामक हड़प्पाई स्थल स्थित है गुजरात में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लोथल गुजरात में साबरमती नदी और इसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? पहला विकल्प है भरूच, दूसरा है अर्कामेडू, तीसरा है पुहार और चौथा है मदुरै। तो बेरी गाजा प्राचीन भारत के भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम था। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो नर्मदा नदी के मुहाने में भरूच शहर गुजरात में स्थित है और भरूच में पुराने समय से जहाज निर्माण गतिविधि की जाती थी, ये भी आपको याद रखना है। और यह एक बंदरगाह है जो पश्चिमी भारत के लिए एक व्यापारिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। और भरूच बंदरगाह का उल्लेख 3री शताब्दी में बेरी गाजा के रूप में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध था। पहला विकल्प है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, दूसरा है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, तीसरा है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि और चौथा है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो पूछा गया है कि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख है, उसमें से वेलन वगाई का संबंध था, तो वेलन वगाई का संबंध था गैर ब्राह्मण किसान की भूमि से। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी कि हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। चलिए मिला लेते हैं। ये उत्सव लिखे हुए हैं और ये जिला लिखा हुआ है, तो कौन सा उत्सव किस जिले में होता है ये बताना है। तो ऊंट उत्सव होता है बीकानेर में, इसे बी से मिला देंगे। मरु उत्सव ये जैसलमेर में होता है, इसे ए से मिला देंगे। पतंग उत्सव ये होता है जयपुर में, और मेवाड़ उत्सव उदयपुर में, यानी कि पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है वह बताना है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा है केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, तीसरा है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं, और चौथा है राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है। तो जो कथन असत्य है वह बताना है। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है, ये तो सत्य है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है, ये गलत है, और गलत ही पूछा गया है, तो डी इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा नहीं है बल्कि खेजड़ी है, और रोहिड़ा के पुष्प राजस्थान के राजकीय पुष्प हैं। तो दोनों ही बातें याद रखनी है, इसीलिए ये गलत है और गलत ही पूछा गया था, तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह बताना है। पहला लिखा है लूनी जोजड़ी, बी में लिखा है बनास मेनाल, तीसरा लिखा है माही बाणगंगा, और चौथा लिखा है चंबल पार्वती। तो लूनी नदी जो है ये पश्चिम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और जोबाई सुकरी और जोजड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो ये तो सही है। उसके बाद लिखा है बनास मेनाल, तो बनास खमनौर पहाड़ी से प्रवाहित होती है, और इसकी सहायक नदियां हैं बेदच मेनाल कोथरी मासी खारी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये भी सही है। माही बाणगंगा, तो ये गलत है, क्योंकि जो बाणगंगा है ये माही की सहायक नदी नहीं है। इसकी सहायक नदियां हैं इरू नौरी चैप सोम जाखम और मोरन, तो यही सही सुमेलित नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और चंबल पार्वती, तो ये भी सही है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि इसमें जो सुमेलित नहीं था, सही सुमेलित नहीं था, वह पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। पहला विकल्प है अजय राज, दूसरा है अर्डोराज, तीसरा है विग्रह राज चतुर्थ, और चौथा है पृथ्वीराज चौहान। तो अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्डोराज ने। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यह एक वैष्णव मंदिर है और पुष्कर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही सियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। पहला विकल्प है जेडी हॉल, दूसरा है ईडन, तीसरा है मेजर बर्टन, और चौथा है मैक
मेसन। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही सियासत का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सिरोही राज्य की स्थापना 1311 में लुम्भा द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? पहला विकल्प है फलासिया, दूसरा है सामलिया, तीसरा है कोलियारी और चौथा है मानगढ़। तो मोतीलाल तेजावत निवासी थे कोलियारी के। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मोतीलाल तेजावत उस एक ही आंदोलन के नेता थे जो 1920 के दशक में शुरू हुआ था, और इनका संबंध यानी कि ये कोलियारी गांव के निवासी थे जो उदयपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैया लाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? पहला विकल्प है लील टांस, दूसरा है निर्ग्रंथ, तीसरा है धरती धोरारी और चौथा है सबद। तो कन्हैया लाल सेठिया एक प्रसिद्ध राजस्थानी और हिंदी कवि थे। इनका जन्म भारत के राजस्थान राज्य के चुरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ था। अब इसमें पूछा गया है कि किस साहित्यिक रचना को सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैया लाल सेठिया की किस साहित्य रचना को दिया गया था? तो वह है लील टांस। ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? पहला विकल्प है किशनगढ़, दूसरा है झालावाड़, तीसरा है प्रतापगढ़ और चौथा है सिरोही। तो हाथल गांव का संबंध है सिरोही से। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? पहला विकल्प है मेहरानगढ़, दूसरा है नाहरगढ़, तीसरा है सिवाड़ा और चौथा है तारागढ़। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तारागढ़ को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तारागढ़ का जो किला है ये आक्रमण, सुरक्षा और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यह अपने गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? पहला विकल्प है बेड़ेश्वर मेला, दूसरा है कैला देवी मेला, तीसरा है जीड़ माता मेला और चौथा है डिग्गी मेला। तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेड़ेश्वर मेला को। ए विकल्प इसमें सही है। ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है डूंगरपुर जिले में, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। और ये मेला जहाँ पर लगता है वहाँ 3 पवित्र नदियाँ सोम, माही और जाखम मिलती हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। अब जो विकल्प और लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। कैला देवी मेला ये कहाँ पर लगता है? तो ये करौली में लगता है। जीड़ माता मेला ये कहाँ पर लगता है? तो जीड़ माता मेला सीकर जिले के गोरिया रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लगता है। और डिग्गी मेला है तो डिग्गी मेला लगता है टोंक जिले में। तो ये सब भी आपको याद रखने हैं, मेलों से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थमन्यो थेडियो आड़ ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? पहला विकल्प है सिर में, दूसरा है कंठ में, तीसरा है हाथ में और चौथा है कमर में। तो थमन्यो थेडियो आड़ और ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कंठ में धारण किए जाते हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? पहला विकल्प है सवाई जय सिंह, दूसरा है सवाई राम सिंह, तीसरा है जगत सिंह और चौथा है जसवंत सिंह। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना करवाई गई सवाई राम सिंह द्वारा।
बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और कब करवाई गई? 1857 ईस्वी के प्रारंभ में करवाई गई, तो ये भी आपको याद रखना है। और 1886 में इसका नाम बदलकर स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पहला विकल्प है स्त्री द्वारा, दूसरा है पुरुष द्वारा, तीसरा है स्त्री व पुरुष द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वालर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? पहला विकल्प है ज्ञानार्जन, दूसरा है बोध का विकास, तीसरा है ज्ञानोपयोग और चौथा है क्रियात्मक कौशलों का विकास। तो किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो क्रियात्मक कौशलों का विकास, डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन कहा गया है? पहला विकल्प है दुर्खीम द्वारा, दूसरा है बोसिंग, तीसरा है अरस्तु और चौथा है टीपी नन। तो शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कथन है दुर्खीम का, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है? पहला विकल्प है हार्वर्ड मॉडल, दूसरा है मॉरिसन मॉडल, तीसरा है आसुबल मॉडल और चौथा है टर्नर टीचिंग मॉडल। तो मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को जाना जाता है मॉरिसन मॉडल के नाम से, बी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। मॉरिसन मॉडल के 5 चरण भी हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है अन्वेषण, दूसरा है प्रस्तुति, तीसरा है आत्मसातकरण, चौथा है संगठन और चौथा है सस्वर पाठ। अगला प्रश्न है, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? पहला है ज्ञान, दूसरा है अधिग्रहण, तीसरा है विश्लेषण और चौथा है मूल्यांकन। तो बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, तो वह है अधिग्रहण। ये इनके संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है? पहला विकल्प है टीसीआई, दूसरा है एलसीआई, तीसरा है टीएलसीआई और चौथा है जीसीआई। तो अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है जीसीआई यानी कि समूह नियंत्रित अनुदेशन से, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो अभी अभ्यर्थियों को दिए गए प्रशिक्षण को बढ़ाने और वर्णन करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुदेशन विधि है। इसका उपयोग अभ्यर्थियों को किसी विशेष विषय पर निर्देश देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? पहला है मापन बराबर मूल्यांकन प्लस मूल्य निर्धारण, दूसरा है मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, तीसरा है मापन बराबर मूल्यांकन और चौथा है मूल्य निर्धारण बराबर मापन प्लस मूल्यांकन। तो मूल्यांकन को एक छात्र के व्यक्तित्व के समग्र विकास के रूप में माना जाता है, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक उद्देश्य शामिल हैं। अब इसमें पूछा गया है मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो वह है मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? पहला है परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा है प्रायोजना का चुनाव, तीसरा है सूचना का विश्लेषण और चौथा है प्रायोजना का मूल्यांकन। तो प्रायोजना विधियां अधिगम को प्रभावी बनाती हैं और विद्यार्थियों को उनके वास्तविक जीवन में वह प्रशिक्षण देती हैं। यह मुख्य रूप से करके सीखने के अधिगम पर जोर देती हैं। अब इसमें पूछा गया है कि प्रायोजना विधि का भाग नहीं है, तो वह है सूचना का विश्लेषण, सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। पहला है मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, दूसरा है मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, तीसरा है मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए और चौथा है प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रणाली है जहां विद्यालय आधारित मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों का समग्र विकास होता है। अब जो सुझाव नहीं दिया गया है वह बताना है। तो प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये सुझाव नहीं दिया गया, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों सुझाव इसमें दिए गए हैं जो और विकल्प में लिखे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। पहला विकल्प है पोस्टर, दूसरा है समय तालिकाएं, तीसरा है रेखा चित्र और चौथा है ग्राफ। तो तुलनात्मक अध्ययन क्या है? तुलनात्मक अध्ययन का व्यापक रूप से सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा अध्ययन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना कुछ नए या नव विचार और कौशल को खोजने के विचार से किया जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है, तो वह होता है ग्राफ। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ग्राफ जो है दो या दो से अधिक संस्थाओं के बीच संबंध को दर्शाता है, तो इसीलिए डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान है। पहला विकल्प है भ्रमण, दूसरा है संग्रहालय, तीसरा है अवलोकन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान है संग्रहालय यानी म्यूजियम। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो संग्रहालय जो है हमारी संस्कृति और लोक जीवन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारतीय मैदान में बाल निर्मित नई युवा निक्षेपों को जाना जाता है। पहला विकल्प है बांगर, दूसरा है खादर, तीसरा है भाबर और चौथा है तराई। तो उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ से निर्मित नई युवा निक्षेपों को जाना जाता है खादर के नाम से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? पहला विकल्प है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और चौथा है पर्वतीय वन। तो भारत में निम्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और सदाबहार वन। जो बहुतायत में पाए जाते हैं वे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ए विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है कपास, दूसरा है जूट, तीसरा है सन और चौथा है प्राकृतिक रेशम। तो सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो जूट जो है बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। और जूट कहाँ कहाँ पर पैदा होता है? तो पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, मेघालय प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। जूट का उपयोग बोरी, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन आदि बनाने में किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। धात्विक खनिज युग्म है। पहला विकल्प है मैग्नीज तांबा, दूसरा है तांबा ग्रेफाइट, तीसरा है लोहा अभ्रक और चौथा है अभ्रक डोलोमाइट। तो धात्विक खनिज युग्म पूछा गया है, तो मैग्नीज और तांबा धात्विक खनिज युग्म है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
तो खनिज क्या है? एक निश्चित रासायनिक संरचना वाले प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है और अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होती। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें ए विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? पहला विकल्प है अर्जुन, दूसरा है हिमालयन यव, तीसरा है सर्पगंधा और चौथा है अक्सलवुड। तो विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत के हिमालयन यव पौधे से प्राप्त होती है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो इस कैंसर रोधी दवाई का नाम क्या है? तो इसका नाम है टैक्सोल और ये इस पौधे के छाल से बनती है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पहला विकल्प है नदी जल, दूसरा है भूमिगत जल, तीसरा है नहरी जल और चौथा है वर्षा जल। तो पालर पानी शब्द प्रयुक्त होता है वर्षा जल के लिए। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है बाड़मेर और चौथा है बीकानेर। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है जोधपुर में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर था 24 जुलाई 2022 वाला और 24 जुलाई 2022 को 2 पेपर हुए हैं। तो ये पहला है। इसके बाद की वीडियो में जो एक पेपर बचा है उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। फिर प्रीवियस ईयर के सभी पेपर सॉल्व हो जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर में जो एसएसटी के क्वेश्चन हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।